तो बताइए प्रीवियस क्लास में क्या देख रहे थे हम लोग? हैं? प्रोग्राम दिए थे बनाने के लिए सर। बन गया? यस सर, सारा बन गया। लूपिंग का प्रोग्राम दिए थे ना? यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बोले थे आप खुद प्रोग्राम बनाइए, क्या आप सी में भी उस जो प्रोग्राम दिए हैं सी में भी आप बना लीजिएगा। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं फंक्शन का कॉन्सेप्ट। फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप याद कीजिए। क्यू बेसिक में आप प्रोसीजर पढ़े होंगे और प्रोसीजर का दो टाइप होता था, एक सब रूटीन होता था और एक फंक्शन होता था। एक फंक्शन प्रोसीजर होता था, एक सब रूटीन प्रोसीजर होता था। तो क्या आप बता सकते हैं कि फंक्शन और सब रूटीन में क्या डिफरेंस है? फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है, सब रूटीन वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। वेरी गुड। फंक्शन एनी हाउ वैल्यू को रिटर्न करेगा, जबकि सब रूटीन वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जो आप सी प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस में पढ़ेंगे, जावा में पढ़ेंगे, सी शार्प .NET में पढ़ेंगे, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन देखेंगे, PHP में देखेंगे, यहां पर एक ही टर्म है फंक्शन, सब रूटीन नहीं है। यानी यहाँ पे आप पर डिपेंड करेगा कि फंक्शन को वैल्यू रिटर्न कराना है या नहीं कराना है। यानी कहने का मतलब कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, हमारी बात समझ में? और आप याद कीजिए, आप क्यू बेसिक में ही पढ़े होंगे सब रूटीन या फंक्शन, पैरामीटराइज फंक्शन बनाए होंगे जिसको आर्गुमेंटेड फंक्शन बोलते हैं। याद है? पैरामीटराइज फंक्शन या पैरामीटराइज सब रूटीन, जो भी सब रूटीन बनाते थे उसमें पैरेंथेसिस जो साइन होता था, स्मॉल ब्रैकेट, उसमें पैरामीटर पास करते थे। यस सर। उसको कहते हैं हम लोग पैरामीटराइज फंक्शन। तो दुनिया का किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का 4 आर्किटेक्चर होता है, वो चीज आपको याद रखना होगा, चाहे वो C++, जावा, पाइथन। ठीक है, फंक्शन का 4 आर्किटेक्चर होता है। 4 आर्किटेक्चर कहने का मतलब कि फंक्शन का 4 पैटर्न होता है। यूजर 4 ही तरह का फंक्शन बना सकता है, 5वां कोई उसका, ठीक है, आर्किटेक्चर नहीं होगा। वो 4 आर्किटेक्चर क्या क्या होगा? आप ऑलरेडी क्यू बेसिक पढ़े हैं तो आप फंक्शन का कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि फंक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म एनी पार्टिकुलर टास्क अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। फंक्शन हम लोग किस लिए बनाते थे? पार्टिकुलर टास्क को ही परफॉर्म करने के लिए ना हम लोग फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और तो जैसे मान लो कि चाहे वो प्री डिफाइंड फंक्शन हो या यूजर डिफाइंड फंक्शन हो। प्री डिफाइंड फंक्शन आप याद कीजिए, सी में प्रोग्रामिंग अब स्टार्ट हो गया कि अभी नहीं स्टार्ट हुआ है? स्टार्ट हो गया। तो अब जैसे मेन फंक्शन है, ठीक है, फिर आपका CLR फंक्शन है, गेट CH फंक्शन है ना, आप स्टार्टिंग के प्रोग्राम में यूज करते हो। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन है, इनपुट आउटपुट फंक्शन है, प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन है ना। हर फंक्शन का एक पार्टिकुलर पर्पस होता है। ठीक है, मान लो कि मैथमेटिकल फंक्शन है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए फंक्शन बना हुआ है, पावर निकालने के लिए फंक्शन बना हुआ है, साइन कोस टेन का वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन बना हुआ है, LCM और SCF निकालने का फंक्शन नहीं बना हुआ है। तो तुम बना दो। अगर यूजर भी तो फंक्शन बना सकता है। LCM निकालने का हम अपना अलग फंक्शन बना लेंगे, SCF निकालने का हम अलग फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, और उसको यूज करेंगे जहां रिक्वायरमेंट होगा। आप कुछ याद होगा, अभी सी में अगर स्टार्ट होगा तो जैसे प्रिंटफ फंक्शन किस हेडर फाइल में होता है? stdio.h, studio.h में होता है ना। यस सर। उसी तरह से तुम अपना भी फंक्शन बनाकर अपने हेडर फाइल में रख सकते हो। तुम मैथमेटिक्स डॉट एच नाम का हेडर फाइल बना दो,
अपना हेडर फाइल और उसमें अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन रख दो, तो वो चीज आप करिएगा सी में, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है, यूजर अपने अनुसार कोड को क्या करता है, कस्टमाइज करता है, अपने अनुसार फंक्शन लिखता है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार फंक्शन के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम से रिलेटेड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा, एसीएफ निकालना है तो एसीएफ से रिलेटेड होगा। देखो एक दूसरा आज के क्लास में मैंने बीएससी आईटी में बताया है, 3 नंबर में एचसीएफ निकालने के लिए, 3 नंबर में एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है, 4 लाइन का कोडिंग है। तो अब आप सी में मेन फंक्शन पढ़े हो, तो मेन बताओ, तो मेन किस तरह का फंक्शन है? मेन प्री डिफाइंड फंक्शन है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सही यूजर डिफाइंड, मेन यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि यूजर अपने अनुसार ना उसमें कोडिंग लिखता है। मेन फंक्शन का कोडिंग तो यूजर के द्वारा कस्टमाइज होता है। प्राइम नंबर का कोडिंग करना होगा तो मेन फंक्शन में लिख दो, गेटेस्ट निकालना है तो अपने यूजर अपने अनुसार कस्टमाइज करता है। लेकिन तुम सीएलआर एससीआर को अपने अनुसार तो कस्टमाइज नहीं करते हो, गेट सीएच को अपने अनुसार तो कस्टमाइज नहीं करोगे। अब जो पर्पस के लिए बना, प्रिंटफ पर्पस बना है प्रिंट कराने के लिए, तो प्रिंट होगा। स्कैनफ का पर्पस है इनपुट लेना, तो इनपुट होगा, दूसरा काम थोड़ी करेगा। अरे बात समझ में? तो याद रखना सी का जो मेन फंक्शन है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 4 आर्किटेक्चर है, आप याद कीजिए 4 आर्किटेक्चर क्या होगा। तुम जब क्यू बेसिक में पढ़े हो फंक्शन और सब रूटीन, तो फंक्शन एनी हाउ वैल्यू रिटर्न करता है जबकि सब रूटीन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अब यहाँ पे तो सब रूटीन नाम का कोई टर्म नहीं है, सी सी प्लस प्लस जावा पीएचपी जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर तो एक ही टर्म है फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, उसमें पैरामीटर तुम पास कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो 4 आर्किटेक्चर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक रिटर्न टाइप फंक्शन बना सकते हो, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा उसको क्या कहेंगे, रिटर्न टाइप फंक्शन। दूसरा क्या, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे, नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन। और जो फंक्शन में पैरामीटर पास करेंगे उसको क्या कहेंगे, पैरामीटराइज्ड फंक्शन या आर्गुमेंटेड फंक्शन। और जो फंक्शन में पैरामीटर सप्लाई नहीं करेंगे वो नॉन पैरामीटराइज्ड कहलाएगा। तो देयर आर 4 आर्किटेक्चर ऑफ फंक्शन। फर्स्ट आर्किटेक्चर क्या, ये फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। वैसा फंक्शन बनाएंगे जो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और ना पैरामीटर सप्लाई करेंगे। आ रही बात समझ में? दूसरा आर्किटेक्चर, ये फंक्शन विथ रिटर्न टाइप बट नो पैरामीटर। वैसा फंक्शन बनाएंगे जो वैल्यू रिटर्न करेगा लेकिन पैरामीटर सप्लाई नहीं करेंगे। थर्ड आर्किटेक्चर, ये फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप बट विथ पैरामीटर। वैसा फंक्शन बनाएंगे जो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा लेकिन पैरामीटर सप्लाई करेंगे। चौथा आर्किटेक्चर, दोनों, ये फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर। वैसा फंक्शन बनाएंगे जो वैल्यू रिटर्न भी करेगा और पैरामीटर भी सप्लाई करेंगे। यही तुम आगे सी प्रोग्रामिंग में, सी प्लस प्लस में, जावा में, सी शार्प .NET में, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, पीएचपी में, यही 4 आर्किटेक्चर देखने वाले हो। और जब थर्ड ईयर में विजुअल बेसिक पढ़ोगे तो फिर तुम्हारा क्यू बेसिक में जो प्रोसीजर का 2 टाइप था, फंक्शन और सब रूटीन, वही तुम्हारा विजुअल बेसिक में मिलेगा। एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग VB.NET पढ़ोगे तो वही फंक्शन और सब रूटीन मिलेगा। क्यू बेसिक का पूरा सिंटेक्स VB में, VB का पूरा सिंटेक्स VB.NET में। माइक्रोसॉफ्ट ने .NET को लाया है जावा के टक्कर के लिए, जावा को टक्कर देने के लिए। तो आइए उसी चीज को पढ़ना है। वो चीज ऑलरेडी मैंने दूसरे बैच में बताया है,
तो फिर से लिखने का कोई मतलब नहीं है, मैं उसी को आपको समझा देता हूं। फंक्शन नाम का एक इसमें हाँ बना हुआ है, नोटपैड का फाइल है। ये चीज है, ठीक है। वही चीज लिखवाए हैं, फंक्शन यूज टू परफॉर्म एनी पार्टिकुलर टास्क अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। In this case, we write block of statements to achieve या solve problem according to user। जैसा रिक्वायरमेंट आएगा आप उसके अनुसार सोल्व कर सकते हैं। It is created with the help of function keyword, ठीक है। आप जब C पढ़िएगा तो वहां डीप में पढ़िएगा, there are two types of function, predefined function और user defined function, ठीक है। तो C++ में क्या होता है, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है C एंड C++ में, उसके पहले void कीवर्ड लगता है। कौन सा कीवर्ड? void। याद करो, आप मेन के पहले void लगाए होंगे। यस सर। मेन के पहले void लगाए होंगे। तो void क्या रिप्रेजेंट करता है? void इज ए कीवर्ड which represents, ठीक है, अगर which represents function does not return any value। जिस फंक्शन के पहले void कीवर्ड लगा हो वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। फंक्शन वैल्यू रिटर्न करने का मतलब आप समझते हैं? जैसे आप क्यू बेसिक में आपको याद है, स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते थे? लेन फंक्शन। लेन फंक्शन ही नहीं यूज करते थे। यस सर, लेन तो फंक्शन। लेन में अगर हम लेन में और ब्रैकेट में अगर आपका नाम दे देंगे तो नंबर ऑफ कैरेक्टर को काउंट करके बता देगा ना, यस सर। रिटर्न करेगा। अगर हम उसमें दे दिए वेलकम, तो वेलकम में 7 कैरेक्टर है तो 7 रिटर्न करेगा ना। यस सर। जो वैल्यू रिटर्न कर, वही फंक्शन जो बनाओगे जो वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट इज कॉल्ड रिटर्न टाइप। तो प्रश्न उठता है कि जब तुम फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा कि फ्लोट टाइप का करेगा कि डबल टाइप का करेगा कि कैरेक्टर टाइप का करेगा कि स्ट्रिंग टाइप का करेगा? तो C++ जावा में क्या रूल होता है, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा उसके पहले void कीवर्ड लगा देते हैं, और जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा उसके पहले डेटा टाइप मेंशन होता है, जो फंक्शन किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर तुम इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हो तो इंट यूज करोगे, इंट डेटा टाइप होता है ना सी में। यस। अगर रियल टाइप के वैल्यू को रिटर्न कराना है तो फ्लोट या डबल यूज करोगे। कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को रिटर्न कराना है तो कैर यूज करोगे। स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न कराना है तो कैरेक्टर टाइप का एरे वेरिएबल यूज होगा, राइट। लेकिन और एक चीज और याद करो, मेन बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है सी का। मेन के पहले बाय डिफॉल्ट एक ही डेटा टाइप लगा सकते हो, इंट। मेन बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। अगर मेन के पहले इंट लगा देते हो तो देखते हो लास्ट में रिटर्न 0 लिखते हैं। यस। याद आ रही है? ठीक है। अगर void में अगर void लगा हुआ रहता है तो रिटर्न लिखते हैं नहीं ना? नो सर। तो हमेशा याद रखना, C++, जावा, PHP, जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है वो रिटर्न कीवर्ड के थ्रू करता है। हर फंक्शन में लास्ट में रिटर्न कीवर्ड लिखना होगा, और जिस वेरिएबल के वैल्यू को तुमको रिटर्न करवाना होगा उस वेरिएबल का क्या देना होगा? नाम देना होगा। और जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है उसमें रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में तो डेटा टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायनेमिकली डेटा टाइप क्रिएट होता है। यहाँ पे पहले से कोई डेटा टाइप नहीं है, इंट, फ्लोट, डबल, कैर टाइप का है नहीं है। तो यहाँ पे ना void कीवर्ड यूज होता है ना डेटा टाइप कीवर्ड यूज होता है। तो प्रश्न उठता है, हाउ टू क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट? तो लिखा हुआ है, इट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन कीवर्ड के द्वारा हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी फंक्शन बनाएंगे
और पीएचपी में भी फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, आप देखिए यहाँ पे सिंटेक्स, सिंटेक्स देखिए, फंक्शन, फंक्शन, फिर यहां पर देखिए फंक्शन का नाम। अभी स्क्वायर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस साइन में स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? पैरामीटर लिस्ट। इसी में हम पैरामीटर पास करेंगे। और सिंटेक्स लिखने का रूल होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो क्या है? ऑप्शनल पार्ट। और जो स्क्वायर ब्रैकेट में पैरामीटर लिस्ट क्या है? पैरामीटर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर पैरामीटराइज बनाना होगा तो पैरामीटर लिस्ट देंगे, अगर पैरामीटर नहीं देना है तो हम क्यों देंगे? आ रही बात समझ में? और स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस, तुम जानते हो कि सी, सी प्लस प्लस, जावा में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस यूज करते हैं, जैसे पाइथन में इंडेंट यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर तो क्या लिखेंगे? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अगर तुम फंक्शन रिटर्न टाइप का बनाओगे तो रिटर्न वेरिएबल लास्ट में लिखना होगा। अगर रिटर्न टाइप नहीं बनाओगे तो रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं करेंगे। अब एग्जांपल देखो, फर्स्ट आर्किटेक्चर हम चल रहे हैं, ए फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। ए फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, वैसा फंक्शन बनाएंगे जो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और न पैरामीटर सप्लाई करेंगे। फंक्शन में यहां पे मैंने क्या लिख दिया? फाइंड एट, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस, एंडिंग कर्ली ब्रेस। देखो यहां पे, ठीक है, भैर a इक्वल टू 10 कोमा b इक्वल टू 20 कोमा ऐड, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। a और b में वैल्यू दे दिया, ऐड में दो वैल्यू को ऐड करेगा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के द्वारा क्या कर दिए? प्रिंट करा दिए। तुम जानते हो ना, क्यू बेसिक के ही कॉन्सेप्ट से जानते हो, किसी भी फंक्शन का बॉडी तभी एग्जीक्यूट करता है, किसी भी फंक्शन का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट करता है जब उसको क्या करते हैं? कॉल करते हैं। याद करो, सब रूटीन को कॉल करने के लिए कौन सा कीवर्ड क्यू बेसिक में यूज करते थे? कॉल सर। कॉल, कॉल कीवर्ड यूज करते थे ना? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब उसी तरह से हाउ टू कॉल, कैसे कॉल करेंगे? तो कॉल करने के लिए बस फंक्शन नेम देंगे और सेमीकोलन। सेमीकोलन जावास्क्रिप्ट में ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, राइट। दूसरा आर्किटेक्चर, ए फंक्शन विथ रिटर्न टाइप बट नो पैरामीटर। ए फंक्शन विथ रिटर्न टाइप बट नो पैरामीटर, अब वो ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो वैल्यू रिटर्न करेगा लेकिन पैरामीटर सप्लाई नहीं करेंगे। देखो, फंक्शन फाइंड एट, केवल स्मॉल ब्रैकेट है, कोई भी पैरामीटर नहीं है। भैर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, ऐड इक्वल टू a प्लस b। अब देखो मैंने क्या बोला था, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे ना लास्ट में। रिटर्न किसका रिजल्ट रिटर्न करेगा? ऐड का ही ना, रिटर्न है। अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वैल्यू रिटर्न करेगा। ये रिटर्न के साथ पैरेंथेसिस लिखना ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। कहाँ देना है सेमीकोलन? जावास्क्रिप्ट में कहाँ था मैंडेटरी? कहीं नहीं जरूरी है, अभी तक तो कहीं हम लोग यूज नहीं किए हैं। उसमें देना रहता है क्या कंपाइलर पे? नहीं तो रन नहीं करता है, तो कम हो सकता है कि एडिटर के अनुसार लेता होगा। लेकिन अभी जिसमें जिसमें हम एडिटर में सबलाइन में तो लिखते हैं, कोई ये नहीं देता है। क्या एरर दे रहा है क्या? ऑप्शनल है, सेमीकोलन तो ऑप्शनल है, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं। कभी कभी नहीं लेता, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
कहाँ किस केस में? आप देखिए, हो सकता है कि कोई दूसरा एरर हो। हर जगह सेमीकोलन को हम हटा देंगे प्रोग्राम में, यस सर, हटा सकते हैं सर। वो ऑप्शनल है। अगर एरर आता होगा तो किसी दूसरे कारण से आ रहा होगा। चलिए, अब याद करो तुम, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, तो जहां पे तुम कॉल करोगे, तो फंक्शन जहां पे कॉल करोगे तो एक वैल्यू रिटर्न करेगा ना जी। तो एक वैल्यू यस रिटर्न करेगा तो उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेना होगा ना। यस सर। अगर तुम एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लोगे तो डायरेक्ट तुम आउटपुट फंक्शन में प्रिंट कराओ। क्यू यस बेसिक सर। में आउटपुट के रूप आउटपुट प्रिंट कराने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते थे, तो प्रिंट में रिटर्न टाइप फंक्शन को कॉल कर लेते थे। क्यू सी में अगर तुम कॉल करना चाहोगे तो प्रिंटफ में कॉल कर लो। आ रही बात समझ में? नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर। आ रही बात समझ में? देखो तो सिंपल, हाउ टू कॉल। फर्स्ट मेथड में मैंने क्या किया, RS नाम का एक वेरिएबल बनाया। RS कहने का मतलब क्या, रिजल्ट ना। RS इक्वल टू फाइंड एट। देखो तो तुम्हारा फाइंड एट कॉल हुआ, यहाँ पे कॉल होकर वैल्यू रिटर्न करेगा ना। इसमें आ जाएगा RS में। ये ऊपर में जो लिखे थे, ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे ऐड का ही ना वैल्यू रिटर्न करेगा। 10 + 20 यानी 30। 30 रिटर्न करके किस में चला गया, RS में। अब RS को क्या कर दिए, प्रिंट करा दिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एडिशन इक्वल टू RS। सेकेंड मेथड, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट एडिशन इक्वल टू, देखो यहीं पे कॉल कर लिए, यहीं पे वैल्यू रिटर्न करेगा और यहीं पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही रूल है। या आप आउटपुट फंक्शन में कॉल कर लीजिए या एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर कॉल कर लीजिए। चलिए, अब है ए फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप बट विथ पैरामीटर। अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज पैरामीटर? क्यू बेसिक में अगर आपने पढ़ा होगा, ये आर्ग्यूमेंट लाइक सर, इसके द्वारा हम वैल्यू को मतलब उसमें असाइन करते हैं। पैरामीटर में वैल्यू को असाइन करते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर कितने तरह का होता है, 2 प्रकार के सर। कौन कौन? एक सर फॉर्मल, एक होता है एक सर, एक का नाम भूल गया सर, जो एक सर वहाँ फॉर्मल कॉलिंग के। पैरामीटर होता है और एक एक्चुअल पैरामीटर होता है। ये सर एक्चुअल पैरामीटर। There are two types of parameter. One is called formal parameter and second is called actual parameter. ठीक है। तो पैरामीटर भी एक प्रकार का वेरिएबल है जो वैल्यू को होल्ड करने का काम करता है ना। यस सर। पैरामीटर भी एक प्रकार का क्या है, वेरिएबल है जो वैल्यू को होल्ड करेगा। लेकिन वो पैरामीटर कहाँ पास होगा, वैल्यू कहाँ सप्लाई करेंगे, बस उस चीज को देखना है। कहा जाता है कि पैरामीटर इज ए स्पेशल वेरिएबल, ठीक है, विच इज सप्लाइड, ठीक है, विच इज सप्लाइड ड्यूरिंग क्रिएटिंग ए फंक्शन एंड कॉलिंग ए फंक्शन। फंक्शन को क्रिएट करते समय पैरामीटर पास करते हैं, फिर फंक्शन को कॉल करते समय भी उस पैरामीटर का वैल्यू सप्लाई करते हैं। तो अगर कोई भी ये इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर, बताइए। सर फॉर्मल पैरामीटर जो कि सर पहले से वैल्यू को स्टोर किया हुआ होता है, बट नहीं सर, एक्चुअल में सर पहले से ही वैल्यू होता है, बट फॉर्मल में सर एक्चुअल का वैल्यू को स्टोर करता है फॉर्मल पैरामीटर। ये तो क्लियर है कि फॉर्मल पैरामीटर जो आप पास कीजिएगा, पैरामीटर जो पास कीजिएगा उसको कॉल करते समय वैल्यू सप्लाई करना होगा। कॉल यस सर। करते समय उस पैरामीटर का जो वैल्यू सप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं या एक्चुअल पैरामीटर? एक्चुअल सर। एक्चुअल, वेरी गुड। मैं फिर से मैं एक रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। दो तरह का पैरामीटर होता है, एक फॉर्मल पैरामीटर और एक एक्चुअल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर किसको कहते हैं, ठीक है, वैसा पैरामीटर जो फंक्शन डिक्लेयर करते समय जो पास करते हैं, फंक्शन बनाते समय जो पैरामीटर सप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। और फंक्शन को कॉल करते समय जो उस पैरामीटर का वैल्यू सप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। पैरामीटर जो तुम सप्लाई करते हो, उसको कॉल करते हो, तो उस पैरामीटर का वैल्यू सप्लाई करोगे ना।
अगर दो इंटीजर टाइप का पैरामीटर सप्लाई किया गया है तो कॉल करते समय इंटीजर टाइप का वैल्यू सप्लाई करेंगे। आ रही बात समझ में? तो फंक्शन को कॉल करते समय जो वैल्यू सप्लाई करते हैं उसको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, और फंक्शन बनाते समय जो पैरामीटर पास करते हैं उसको फॉर्मल पैरामीटर। देखिए सर फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू को तो नहीं, सिर्फ ओनली वेरिएबल का यूज किया जा सकता है। हाँ, तो वेरिएबल ही तो हम बोल रहे हैं। बट एक्चुअल में तो वैल्यू वेरिएबल दोनों यूज एक्चुअल में क्या है? वो वैल्यू है। एक्चुअल Yes. एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल नाम ही से पता चल गया कि फॉर्मल पैरामीटर का वहां पर क्या सप्लाई करेंगे? वैल्यू सप्लाई करेंगे। वही जो वैल्यू सप्लाई करेंगे वही क्या होता है? एक्चुअल पैरामीटर। कोई भी तुमसे पूछ सकता है कि फॉर्मल पैरामीटर कहाँ पे अवेलेबल होता है? फंक्शन बनाते समय कि फंक्शन कॉल करते समय? फंक्शन बनाते समय। एक्चुअल पैरामीटर कहाँ पर होता है? तो Calling के time. फंक्शन को कॉल करते समय। आप अगर पढ़े होंगे तो मे बी पढ़े हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस? नहीं पढ़े हैं तो आप ध्यान दीजिए, क्यू बेसिक में भी है, आप सी प्रोग्रामिंग में भी पढ़िएगा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है? सब पढ़े तो थे, हम्म, पढ़े थे सर। कॉल वैल्यू को सर वो जब सर एक्चुअल पैरामीटर में वैल्यू को पास करते हैं तो उसी को बोलते हैं ना, या फिर हम किसी वेरिएबल का रेफरेंस को पास करते हैं। हाँ, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं, और कॉल बाय रेफरेंस में हम उस किसी वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं, रेफरेंस पास करते हैं ना। ठीक है? और दूसरा चीज क्या होता है, अभी आप वो चीज नहीं समझिएगा। दूसरा चीज क्या होता है, इन कॉल बाय वैल्यू द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कैन नॉट बी चेंज्ड। इन कॉल बाय वैल्यू the value of actual parameter cannot be changed. Yes, But sir. in case of call by reference, the value of actual parameter can be changed due to memory address, due to Yes. reference. आप सी में इसको अच्छे से पढ़िएगा। हर बार Yes. एक्सटर्नल एग्जाम में भी पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है? डिस्कस विथ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ये भी आई क्वेश्चन है। तब तो सर प्रोग्राम लिखना होगा। बिल्कुल, प्रोग्राम लिखकर इसको स्पष्ट करना होगा, बताना होगा कि कैसे कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू चेंज नहीं होता है, और कॉल बाय रेफरेंस में हम कैसे कहेंगे कि एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू चेंज होता है। उस चीज को आपको दिखाना होगा। आसान है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे थर्ड आर्किटेक्चर, ए फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप बट विथ पैरामीटर। फंक्शन फाइंडेड सी सी प्लस प्लस में तो डेटा टाइप होता है, यहाँ पर सी में क्या लिखते हैं? इंट ए कॉमा इंट बी। हमारी बात समझ में? लेकिन यहाँ तो डेटा टाइप है नहीं, वेरिएबल डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है? अब इस फंक्शन में आप ए और बी, जब डेटा टाइप ही नहीं मेंशन है तो दो इंटीजर वैल्यू भी सप्लाई कर सकते हैं, दो रियल वैल्यू भी सप्लाई कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग भी सप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ठीक है, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर कमेंट में मैंने क्या लिख दिया है? फॉर्मल पैरामीटर, यानी फंक्शन बनाते समय जो पैरामीटर पास करेंगे दैट इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। ऑल फॉर्मल पैरामीटर्स must be treated as local variable। ये लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। इस ए और बी को आप इसी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, बाहर दूसरे फंक्शन में फॉर्मल पैरामीटर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अरे बात समझ में? यस सर। तो देखिए, अब एक फंक्शन कॉल होगा तो ए और बी का वैल्यू आप सप्लाई कीजिएगा ना। मान लो कि ए का वैल्यू 10 सप्लाई किए, बी का वैल्यू 20 सप्लाई किए कॉल करते समय, तो ए में 10 आ जाएगा और बी में क्या आ जाएगा? 20। ए 10 को रिसीव करेगा। देखिए, देखो ना यहाँ पर कॉल किए हैं, देखो यहाँ पे हाउ टू कॉल। तो देखो, तो फाइंड एट ए का वैल्यू क्या सप्लाई किए? 10, और बी का वैल्यू क्या सप्लाई किए? 20। फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, इसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? एक्चुअल पैरामीटर। क्या कहेंगे? एक्चुअल पैरामीटर। अब ए किसको रिसीव करेगा? 10 को सर। बी किसको रिसीव करेगा? 20 को। इसका बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, ऐड इक्वल टू ए प्लस बी, यानी 10 प्लस 20 यानी 30। अरे बात समझ में? यस सर। और चौथा आर्किटेक्चर क्या कहता है? ए फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर। वैसा फंक्शन बनाएंगे जो वैल्यू भी रिटर्न करेगा
और पैरामीटर भी सप्लाई करेंगे। कुछ नहीं करना है, इसी आर्किटेक्चर में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, रिटर्न लगा देंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। रिटर्न लगा देंगे और रिटर्न में हम यहाँ पे ऐड लिख देंगे। ऑप्शनल होता है, पैरेंथेसिस साइन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। और कॉल करते समय एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेंगे या फिर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कर देंगे। समझ गए? यही फंक्शन का 4 आर्किटेक्चर होता है और यही एग्जैक्ट आप पीएचपी में भी पढ़ोगे। पीएचपी में भी फंक्शन कीवर्ड ही यूज करते हैं। ठीक है सर, अब लगभग सब लैंग्वेज का सर वो एक ही होता है, लगभग सेम होता है। बिल्कुल, लॉजिक सब सेम है, तरीका सब सेम। अब तुम ही सोचो ना, क्यू बेसिक में जो एरे का कॉन्सेप्ट पढ़े, फंक्शन का कॉन्सेप्ट, क्या वो कहीं दूसरी जगह चेंज हो जाएगा? ठीक है कि कुछ नया पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा पाइथन बहुत पढ़े तो कुछ आपको कुछ नया चीज मिला फंक्शन में। फंक्शन के साथ बहुत चीज जुड़ता है। फंक्शन मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न करता है, लेकिन यहाँ पे C++ में फंक्शन एट ए टाइम एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, जबकि उसमें मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न कर सकता है। यस लेकिन सर। जो फंक्शन का जो एक्चुअल जो पर्पस है वो थोड़ी चेंज होगा। कहा जाता है कि अगर C में लॉजिक आपका डेवलप हो गया तो फिर आप दुनिया का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुमको C का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अब जो जनरल चीज है, फंक्शन आपको नहीं मालूम है, एरे का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, लूपिंग कैसे काम करता है वो चीज आपको नहीं मालूम है, तब आप एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग पढ़िएगा। सिंपल सोचो, जब आप एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग पढ़िएगा तो उसके एडवांस फीचर को जानने का आपको टाइम कब मिलेगा? आप तो दिमाग उसमें लगाते रहिएगा कि फॉर लूप कैसे काम करता है, व्हाइल लूप कैसे काम करता है, एरे क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज होता है। पढ़ने के लिए तो कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। 10+2 में डायरेक्ट बच्चा को पाइथन पढ़ा दिया जाता है, या आप देखते हो आईसीएसई बोर्ड में जावा पढ़ा दिया जाता है, लेकिन उसका एक नॉलेज लिमिट है ना, तो वो चीज है। ठीक है, अब इसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्रामिंग में सर सबसे ज्यादा यदि जरूरत है तो फंक्शन बहुत ज्यादा, मतलब फंक्शन, अगर आपका फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, तो आप C++ का कोई भी ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शन क्लास के अंदर फंक्शन का ही कलेक्शन होता है। फिर आप डेटा स्ट्रक्चर आपको C में पढ़ना है। अगर C को अच्छी तरह से नहीं पढ़िएगा, फंक्शन पॉइंटर स्ट्रक्चर, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर का प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी आपका डेटा स्ट्रक्चर नहीं स्टार्ट किया गया है, क्योंकि अभी आप C जानिएगा तब ना डेटा स्ट्रक्चर पढ़िएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। डेटा स्ट्रक्चर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये डेटा स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ टूल्स। उस टूल्स को किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना है, चाहे वो C हो, C++ हो, जावा हो। आप स्टैक क्यू का प्रोग्राम, लिंक लिस्ट का प्रोग्राम जावा में भी लिख सकते हो, पाइथन में भी लिख सकते हो, C में भी लिख सकते हो, C++ में भी लिख सकते हो, लेकिन आपका जो सिलेबस है, जो डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन है, वो किस में है? C में है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। आइए अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं सबसे पहले।